हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग रीजनिंग कर रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने डायरेक्शन का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। यानी कि हमने किसी भी एग्ज़ाम में, हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हमने अपना एक नंबर तो पक्का किया है। अब हम चलते हैं अपने आगे के नंबर बढ़ाने के लिए कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ एक नंबर से तो कुछ नहीं होगा, हमें आगे भी मार्क्स लेकर आने हैं। तो न्यू टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों का एनालॉगी। रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का एनालॉगी। एनालॉगी भी डायरेक्शन की तरह एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरीके के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, कुछ भी हो, हर तरीके के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है। मैं आप लोगों के सामने पहले ऐसे ही टॉपिक लेकर आने वाली हूँ जो हर तरीके के क्वेश्चंस में, हर तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, क्या है एनालॉगी क्या नहीं, फिर उनको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, सबसे पहले एनालॉगी टॉपिक को पढ़ने के लिए या क्वेश्चंस करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट्स पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आपको A to Z लर्न होनी चाहिए, वो तो सभी को लर्न होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में हमें क्या पता होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हमें पता होने चाहिए। जैसे A का होता है 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, J का 7, इस तरीके से, जैसे Q का 17, V का 22, Z का 26, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइज, ये अगर आपको पता होंगे, क्यों पता होंगे या क्यों पता होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस में पता चलेंगी जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको नंबर्स पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप फिंगर्स पर कर रहे हो या पहले रफ शीट में ABCD लिख रहे हो और उनके ऊपर नंबर्स लिख रहे हो, इतना ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें रटे हुए होने चाहिए। इनके रटने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरीके से रटा जाता है, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से तो ये चीज़ें याद होंगी नहीं। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है, पर दिमाग में बैठाने में एकदम से, क्योंकि हमें A to Z तक सीधे सीधे नहीं पूछेगा वो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है CXQ, इनके नंबर्स पता होंगे तो फटाफट से हम लोग देख लेंगे कि क्या रूल है या क्या कोई सीरीज है या क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या इसके अंदर ऑपरेशन लग रहा है, क्या है क्या नहीं, वो हम हमेशा एकदम से एनालाइज कर लेंगे नंबर पता होते ही। अब इनको याद कैसे करना है इन नंबर्स को, वो मैं आपको बताती हूँ। इन नंबर्स को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर्स को याद करने का यही एक तरीका है कि आप, इतने सारे आप लोगों के घर में इतने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या करो, नंबर्स के लिए हर किसी का नाम लिखो, हर किसी का नाम लिखो। अब मैं तो आपको चलो एग्जाम्पल के तौर पे अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है चित्रा, CHITRA, चित्रा। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा। अब इस नंबर, इस लेटर्स के आगे मैं इनके नंबर्स लिखूंगी। जैसे कि C का नंबर बताया मैंने 3, H का 8, I का 9, T का 20, R का 18, A का 1, है ना, सॉरी R का 18, A का 1। स्टार्टिंग के शुरू के 5 नाम अगर मैं लिखूंगी तो उसमें मैं बहुत स्लो कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं देख देख के लिखूंगी, क्योंकि है ना। बाद के जो 5 नाम मैं लिखूंगी वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 में सारे अल्फ़ाबेट्स में एक दो बार आप पढ़ोगे, उसके बाद आप कोई भी 5 नाम लिखना, उनके नंबर्स लिखना, थोड़े आपको लगेगा कि ये तो बहुत टाइम लग रहा है। दूसरे 5 लिखोगे तो आपकी खुद की स्पीड बढ़ेगी, तीसरे फिर 5 लिखोगे तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाओगे। आगे के 5 में आप एक तरीके से एक्सीलेंट, या कहते हैं ना कि मैं तो मास्टर हो गया अब इस चीज़ में, वो वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। और उसके बाद जब आप करना शुरू करोगे, आगे कंटिन्यू करोगे, 5 आगे कंटिन्यू 5, ये आपको डेली करने पड़ेंगे। और डेली 5 5 नहीं, पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर वेरी फास्ट, फिर एक्सीलेंट। ये तो 3 दिन का काम है सिर्फ। उसके बाद आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप बिना नंबर लिखे या कुछ भी करें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। T यानी कि 20, A यानी कि 1, I यानी कि 9, C यानी कि 3। इस तरीके से ये बहुत अच्छा तरीका है इन नंबर्स को याद करने का। आपको सिर्फ 2 दिन 3 दिन ये चीज़ करनी है, चौथे दिन आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी ही नहीं कि अब मुझे लिखना है। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो गाइज अगर आपको ये नंबर्स रटने हैं तो याद रख लीजिए कि आपको कैसे रटने हैं। अपने घर में सबके नाम लिख लीजिए, 5-5, 10-10, 20-20 नाम लिखिए और उनके आगे नंबर, उनके नीचे उनके नंबर डालने शुरू कर दीजिए। ये एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप इनके नाम, इनके नंबर्स को कैसे याद कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा हर चीज़ में ट्रिक मांगते हैं कि मैम इसमें ट्रिक बता दीजिए कि ये कैसे याद करें, तो याद ही नहीं होता है, इसमें ट्रिक बता दीजिए, उसमें ट्रिक बता दीजिए। गाइस हर चीज़ ट्रिक से नहीं, मेहनत से चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ ट्रिक से चीज़ें नहीं मिलती हैं। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ मैं बताऊँगी। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके अंदर ट्रिक्स की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि एक है T20, है ना। T20 वर्ल्ड कप आता है या T20 मैच होते हैं, तो T से 20, T का नंबर होता है 20। ऐसे ही और भी अगर मैं देखूं तो देखो R फॉर राइट्स। राइट हमें कब मिलते हैं, राइट्स हमें यानी कि अधिकार कब मिलते हैं, जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद हमें राइट्स मिलते हैं। तो R का 18। आप कुछ भी चीज़ें जोड़कर इनको याद कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि A से लेके Z तक सभी की ट्रिक है, कुछ की तो ट्रिक होती है, कुछ की तो ट्रिक होती है। अब ये ट्रिक क्या है, जैसे T की 20, R से राइट्स हमें मिलते हैं, किस एज में मिलते हैं, 18 के बाद, 18 प्लस होने के बाद हमें राइट्स मिलते हैं, है ना। और फॉर एग्जाम्पल जैसे H है, H को अगर मैं ऊपर से मिला दूँ, नीचे से मिला दूँ, तो ये किस तरीके से दिख रहा है, एक तरीके से 8 की तरह दिख रहा है, तो यानी कि H का 8। सेम अगर हम कभी कभी I लिखते हैं तो हम I इस तरीके से लिखते हैं ना, कभी कभी हम लोग I लिखते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको नीचे से ऐसे हटा दूँ तो ये क्या बन गया, 9, यानी कि I का नंबर 9। तो ये आप लोगों को अपने ही, कभी कुछ चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी हैं या पर्सनल लाइफ में या कैसे भी, आप भी अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से जोड़कर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप कैसे याद करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसी तरीके से आप लिंक करके इनको याद कर सकते हैं, और इन्हीं को ही बोला जाता है ट्रिक। और ये A to Z सभी अल्फ़ाबेट्स की तो ट्रिक होती नहीं है, ठीक है ना। एक ट्रिक आपने सुनी भी होगी काफ़ी, इजोटी के नाम से, मैं बता देती हूँ क्या है ये। इजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये है ट्रिक इजोटी। ये जब स्पेलिंग याद कर लो इजोटी की, सिर्फ 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। वाई से आप याद कर सकते हैं, वाईफाई होता है ना, तो वाई से 5 यानी कि 25, वाईफाई यानी कि 25, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या आपको पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के अंदर हर लेटर का एक अपोजिट लेटर होता है। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। यानी कि ए अगर स्टार्टिंग से नंबर 1 पर है तो लास्ट के नंबर 1 से कौन सा है, जेड। बी स्टार्टिंग से 2 है तो वाई लास्ट से 2 है। सी स्टार्टिंग से 3 है तो एक्स लास्ट से 3 है। इस तरीके से ये क्या है, इनके अपोजिट लेटर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ए से लेके एम तक सभी का अपोजिट होता है। अब इनके अपोजिट भी आपको याद करने पड़ेंगे। इनके अपोजिट आपको कैसे याद करने पड़ेंगे, कुछ के अपोजिट्स तो आपको याद भी रहते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। 5 तक तो हर इंसान को याद रहते हैं, और ये आप 1-2 बार क्वेश्चंस करोगे, पढ़ोगे, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। एमएन एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होते हैं। अगर आपको अपोजिट नहीं याद करने या नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, मत करो। क्या क्या याद करें भाई, नंबर भी याद करें, अपोजिट भी याद करें, कितनी चीज़ें याद करें। इतना चीज़ें याद कर सकते तो फिर क्या ही हो जाता है ना। नहीं हो रहा याद, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट लेटर्स कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखो, हमेशा 2 अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है, ये आपको याद रखना है। 2 अपोजिट लेटर्स का, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स क्या होता है, हमेशा 27 होता है। आप खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए, ए का 1, जेड का 26, और दोनों को प्लस किया तो 27, ठीक है। मैंने तो स्टार्टिंग से लिया, आप कोई भी बीच का लेटर ले सकते हैं, ई और वी ले लेते हैं, चलो ई और वी।
ई का नंबर होता है 5 और वी का होता है 22। अब 22 में 5 प्लस करेंगे तो 27। ई भी लिया मैंने, अब आई और आर ले लेते हैं, या आप कोई भी ले लो, आई आर ले लेते हैं। आई और आर, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18। 18 और 9 कितना होता है 27। ठीक है, तो ये क्या है, हमेशा अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है, टोटल होता है, वो कितना होता है 27 होता है। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज मुझे v का नंबर पता है कि v का होता है 22। अब मुझे v का अपोजिट निकालना है, मुझे v का अपोजिट निकालना है, मुझे नहीं पता कि क्या है अपोजिट, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूँ, है ना, नंबर भी याद करो अपोजिट भी याद करो, तो मैंने नंबर्स तो याद कर लिया लेकिन उससे अपोजिट याद नहीं हो रहे, कोई बात ही नहीं हो रहा। v का अपोजिट कैसे निकालेंगे, 22 है v का नंबर, तो यानी कि 27 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूँ कितना है 5, और ये 5 किसका नंबर होता है e का, यानी कि v का अपोजिट क्या आ गया e। ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज जैसे मुझे m का पता है, सपोज जैसे मुझे m का पता है, m का नंबर होता है 13, तो 27 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 14, है ना, और ये 14 किसका होता है, किसका नंबर है n का, यानी कि m का अपोजिट क्या आया n। ठीक है, m का अपोजिट क्या आया n। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स पता होने के साथ साथ आपको इनके अपोजिट लेटर्स भी पता होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं, आपको माइनस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गाइज एग्ज़ाम और कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि जो लोग क्रैक करते हैं या जो लोग चाहते हैं कि हाँ जॉब मिले हमें जल्द से जल्दी, तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, वो सीधा इन चीज़ों को अपने टिप्स पर याद रखते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है या होगा नहीं, करने से हर चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग इनको टिप्स पर याद कीजिए, एक बार नहीं होगा, 2 बार 3 बार, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर होगी। ठीक है गाइज, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी में इन सब चीज़ों को, मतलब किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो मैं ये हटा देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल्स पर क्या है क्या नहीं। देखिए, जो एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब होता है कि एनालाइज करना, एक तरीके से कि जो हमें दिया है उसको एनालाइज करो कि क्या है, इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगा है, जो ऑपरेशन इसमें लगा है अपना आंसर निकालने के लिए वही ऑपरेशन हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है ताकि हम अपना आंसर निकाल सकें। तो एनालॉजी का मतलब यही है कि पहले देखो और समझो कि क्या दिया है और वही सेम चीज़ हमें आगे फॉलो करके अपना आंसर निकालना है, यही मतलब होता है एनालॉजी का। और एनालॉजी के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहला टाइप है आपका लेटर बेस्ड, दूसरा है नंबर और तीसरा है वर्ड बेस्ड। ठीक है ना, यानी कि लेटर बेस्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सी रेशो एक्स, डबल रेशो क्यू एंड देन सिंगल रेशो और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। अब आंसर निकालने के लिए मैंने बोला इनको एनालाइज करना है, इनको एनालाइज कैसे करेंगे, देखो सी का नंबर क्या होता है 3, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी का नंबर 3 और एक्स का नंबर होता है 24। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये कितना बैठ जाएगा 27, और 27 क्या होता है अपोजिट लेटर्स का सम होता है। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये क्या है अपोजिट लेटर्स। जिन्हें पता होगा, जिन्हें याद होगा, जिन्हें टिप्स पे पता होगा, वो देखते ही पता लगा लेंगे कि सी और एक्स। जितना टाइम हमने इनके नंबर लिखने में प्लस करने में लगाया है वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि कम से कम यहाँ पे मेरे 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड जितने भी गए हैं वो तो बचेंगे, क्योंकि हमें एक एक सेकंड अपना बचाना है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, टिप्स पे रटी होनी चाहिए। अपोजिट यानी कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्यू का भी अपोजिट ही चाहिए। क्यू का अपोजिट, क्यू का नंबर 17 अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्यू का नंबर होता है 17 और अगर याद है तो आप फ़ौरन लिख सकते हो, और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने वही बताया 27 में से 17 माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 10, और ये 10 नंबर किसका होता है, तो 10 नंबर होता है हमारा जे का, यानी कि जे क्या है हमारा आंसर। ठीक है गाइज, इस तरीके से। नेक्स्ट है नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड यानी कि नंबर्स पर बेस्ड है। अब हमें
अल्फ़ाबेट्स के साथ के अलावा हमें नंबर दिए हुए हैं। 8 और 9 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन 64 और हमारे आंसर के बीच में होना चाहिए। अब 8 और 9 के बीच में क्या रिलेशन है? 8 और 9 के बीच में एक रिलेशन ये है कि 8 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो 9 आ जाएगा। तो यानी कि 64 में अगर मैं +1 कर दूं तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। करेक्ट? करेक्ट है ना? ये आंसर है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले, इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमेशा ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शन है कि नहीं है। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चंस। अब 65 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 65 हमारा आंसर नहीं है। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग सही था, अगर ऑप्शन नहीं होते तो 65 करेक्ट होता, क्योंकि लॉजिक जो यहाँ पर है वही मैंने वहाँ पे फॉलो किया है और अपना आंसर निकाला है, तो सही है बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स गलत है, यानी कि 65 की जगह कुछ और आ सकता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। 8 जो है वो 2 की क्यूब है ना? ये 3 का स्क्वायर है ना? अगर यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्यूब होगी। और 64 किसकी क्यूब होती है? 4 की। और यहाँ पर क्यूब आई तो यहाँ पर फिर स्क्वायर आना चाहिए किसी ना किसी का। अब यहाँ पे 2 में 1 प्लस किया 3, तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज। नेक्स्ट टाइप है हमारा वर्ड एनालॉग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो होती है हमारी वर्ड बेस। वर्ड बेस यानी कि जैसे हमने लेटर बेस किया, नंबर बेस किया, वैसे ही हम लोग करेंगे वर्ड बेस। अब वर्ड बेस में देखिए गाइस क्या होगा, इराक का रिलेशन हमें दिनार से निकालना है। इराक का रिलेशन दिनार से क्या हो सकता है कि दिनार क्या है? इराक की करेंसी है ना? तो अगर इसकी करेंसी दी हुई है तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? इसकी करेंसी। और बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? वो होती है हमारी टका। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे करेंसी दी जाए, जरूरी नहीं है यहाँ पे करेंसी दी जाए, यहाँ पर कैपिटल भी दे सकता है ना? यहाँ पे कैपिटल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एनालॉगी में आप लोग ये समझ गए होंगे कि एनालॉगी सिर्फ एक अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स का खेल नहीं है, और वर्ड्स में भी इतने इजी वर्ड्स नहीं आते हैं। आजकल पेपर का लेवल इतना इजी नहीं रहा है। आपको वर्ड्स एनालॉगी को क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों की जो जनरल नॉलेज होती है ना, बेसिक जनरल नॉलेज, वो आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। जैसे करेंसी आपको पता होनी चाहिए, आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अदर कंट्रीज की कैपिटल करेंसी हो, ये हमारे स्टेट्स की, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल पूछी जा सकती है ना? तो कुछ भी पूछ सकता है वो। हमें नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं, हमें सिर्फ अपनी, अब इसके साथ साथ हमें अपनी जनरल नॉलेज भी क्या रखनी है? अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ठीक है गाइज, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख देती हूँ, इतने आप देख लीजिए। चलिए गाइज, कुछ वर्ड एनालॉगी के या वर्ड बेस्ड एनालॉगी के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। आज हम लोग वर्ड एनालॉगी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वर्ड एनालॉगी में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराने से मेरा पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, जिससे आप लोग ये क्वेश्चन कर सके। चलिए गाइज, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है एफिल टावर, फ्रांस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देन क्वेश्चन मार्क। जो रिलेशन एफिल टावर का फ्रांस से है, क्या रिलेशन है? एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में है ना? तो यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहाँ पर होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। ये नहीं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस चीज़ का है या कहाँ पर, यहाँ पर जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें आंसर में भी निकालना है। एफिल टावर फ्रांस के अंदर है, फ्रांस की जगह है, फ्रांस आपको पता ही होगा फ्रांस है, तो वहाँ पर है पेरिस में। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये इनमें से लंदन, स्पेन, इटली। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है हमारा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है गाइज, तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, कथक, यूपी, कथकली, क्वेश्चन मार्क। कथक जो है और कथकली जो है एक डांस फॉर्म है, यूपी एक जगह का नाम है, आपको पता है उत्तर प्रदेश, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा? एक जगह का नाम आएगा।
कि कथक डांस फॉर्म जो है वो कहाँ का है, वो यूपी का है, तो जो कथकली है वो डांस फॉर्म कहाँ का होगा, तो वो कहाँ का है, वो है हमारा केरल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का, केरल। नेक्स्ट, आईसीसी दुबई WTO। आईसीसी क्या है, आईसीसी क्रिकेट, आईसीसी जो है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है, और आईसीसी का जो एक तरीके से बोलते हैं ना जैसे WHO है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये चीज़ें जो होती है ना जैसे WTO है, आईसीसी है, इनका जैसे इनकी स्थापना कब हुई थी, है ना, और क्या इनकी बेसिक चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं रीजनिंग में आपको जीएस तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी आप लोगों को बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इन्हीं की बेसिक का क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि आईसीसी का जो भी हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई का है, दुबई में है ना। आईसीसी क्रिकेट से रिलेटेड है, पता होगा आप लोगों को, स्पेशली बॉयज़ को, क्योंकि बॉयज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में। तो आईसीसी जो होता है क्रिकेट से रिलेटेड है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई में। यानी कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर होगा हमारा, जेनेवा में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हेड क्वार्टर जो है ना, हेड क्वार्टर जो है ये रीजनिंग में तो पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग का जो जीएस वाला पोर्शन होता है एग्जाम्स के अंदर, हेड क्वार्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्पेशली ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बास्केटबॉल 9, कबड्डी, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल ऑप्शन आएगा, न्यूमेरिकल नंबर आएगा, ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल है। अब बास्केटबॉल का 9 से क्या रिलेशन हो सकता है ना, बास्केटबॉल का 9 से क्या रिलेशन हो सकता है। अब बास्केटबॉल का 9 से क्या रिलेशन होगा, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग से बेसिक चीज़ ही याद करें, नहीं, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में कई बार क्वेश्चन में ना बेतुके लॉजिक्स भी होते हैं, बेतुके, बे मतलब की लॉजिक, और वो हमें चाहिए भी, ढूंढने भी पड़ते हैं। जैसे कि ज़रूरी यहाँ पर 9 कैसे आया, कैसे भी आ सकता है, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, हम लोग वो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना। अगर 10 होता तो 100% हो सकता है इसके अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके लिख रखा होता, तो हम इसके अल्फ़ाबेट्स काउंट करते और आंसर लिख देते अपना, लेकिन अल्फ़ाबेट्स काउंट भी गलत है। तो बास्केटबॉल के अंदर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 9। बास्केटबॉल आई थिंक जो बड़े ग्राउंड पे खेलने वाला जो गेम है बास्केटबॉल, इसके अंदर एक टीम में एक तरफ 9 प्लेयर्स होते हैं। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। तो कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर्स होंगे, तो वो होते हैं कितने, 7। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, साउथ कोरिया, क्वेश्चन मार्क। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग से क्या रिलेशन है, वही सेम चीज़, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। क्या है ये, कैपिटल है। अगर जिसको कैपिटल याद होंगी वो एकदम कर देगा, और जिसको कैपिटल याद नहीं होंगी वो क्वेश्चन फिर अटक जाएगा, ऐसा लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, साउथ कोरिया की भी कैपिटल हमें चाहिए। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या होती है, सियोल। ये हमारा आंसर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें एनालॉगी के आंसर्स को निकालने के लिए, वर्ड बेस्ड जो एनालॉगी होती है उनके आंसर्स को निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी याद होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ चीज़ लिख देती हूँ, कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। करेंसी आपको याद होनी चाहिए, है ना। हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, और ये जो कैपिटल है ये सभी की, इंडिया की जितने भी स्टेट हैं उनकी भी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, अदर कंट्रीज़ की जितनी कैपिटल हैं वो आपको पता होनी चाहिए, करेंसीज पता होने चाहिए, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम्स में ऐसे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ें हैं, कुछ साल पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आजकल ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है रीजनिंग के अंदर। स्टूडेंट्स को नॉलेज होगी तभी वो इनके आंसर्स कर सकते हैं, अदरवाइज जिसने नहीं पढ़ा है वो तो क्या ही क्वेश्चंस को करेगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और
चलिए ठीक है गाइज, आप एक बार देख लीजिए इनको।